हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय, गुड इवनिंग। या मेरी बात, हेलो, वेट अ मिनट। यस, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? या ओके, सो द थिंग इज़ कि ये बहुत दिन बाद मैं आज लाइव आया हूँ बिकॉज एज यू ऑल नो कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है 2024 अटैम्प्ट की, और क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरीज। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के, जो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से टैकल करें इस एग्ज़ाम को। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं या जो भी आपके क्वेश्चन है प्रीलिम्स से रिगार्डिंग, आप वो पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। सी सेट के लिए, ठीक है, तो सी सेट को टैकल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सी सेट को टैकल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या ऐसे कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई बुक लीजिए, क्वांट की बुक लीजिए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। जो बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको अटैम्प्ट करना शुरू करिए। थ्योरी के लिए आप कोई भी मैगजीन, आजकल बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं अराउंड 50-60 पेजेस की, जो सी सेट को टारगेट करती है, जिसके अंदर उन्होंने सी सेट के सारे कंसेप्ट्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली आप वो मैगजीन को परचेज़ कर लीजिए। उस मैगजीन में जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी फॉर्मूलेज हैं, उस चीज़ को समझ के और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वो बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, जो सी सेट को टैकल करने के लिए उतना इनफ है। मतलब मुझे लगता है जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको समझ आएगा कि कैसे सी सेट को टैकल करना है। तो सी सेट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हो तो मुझे लगता है कि सी सेट कोई प्रॉब्लम होती है, सी सेट में कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2024 का अटैम्प्ट है और अराउंड 3-3.5 महीने हैं अभी प्रीलिम्स को होने में। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, और आई होप कि जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों ने न्यूज़पेपर के नोट्स फ्रॉम द लास्ट जून से उन्होंने बनाए होंगे। तो अगर आपने नहीं बनाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी जून से लेके जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आपको उसके नोट्स कहीं से मिल जाए या उसका एनालिसिस मिल जाए, न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो कोशिश करें कि उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जिस हिसाब से अब एग्ज़ाम आ रहा है प्री का, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग न्यूज़पेपर के नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आप न्यूज़पेपर के नोट्स पे फोकस करें, और न्यूज़पेपर के नोट्स पे फोकस करने के बाद फिर आप स्टैटिक पार्ट पे जाएं। अब क्योंकि स्टैटिक पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आजकल ओल्ड NCERTs, मतलब इन द सेंस कि बहुत पुरानी NCERTs से आ रहे हैं, जैसे कि क्लास 4, क्लास 5 की NCERT से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं आजकल, 6th क्लास के NCERT से आ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप NCERTs ज़रूर पढ़ें, NCERTs पढ़ें, फिर आप न्यूज़पेपर के जो नोट्स बना रखे हैं उसको पढ़ें। मॉक टेस्ट दें, जितना ज़्यादा हो सकता है उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और कहीं ना कहीं अपनी जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करें। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू एनालाइज एटलीस्ट 10 years ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो आप मान के चलिए कि आप 2015 या 2016 से उठाइए। 2016 से लेके अब तक जितने भी PYQs हुए हैं, जितने भी पुराने पेपर हैं, सबके PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करें, उनके ऑप्शंस को एनालाइज करें, तो आपको ना एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो उस तरह के क्वेश्चन, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए तो मैं आपको कहूँगा कि एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे शंकर IAS की एक है, शंकर IAS की बुक आती है जो हर कोई रेफ़र करता है। शंकर IAS के अलावा आप PMF IAS है, PMF IAS की भी एक बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। बाकी उसके लिए आप डायनेमिक, मतलब जो क्या होता है करंट अफेयर्स में आते हैं, मंथली मैगजीन्स आते हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट की चीज़ें आती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये मोस्टली वो चीज़ें हैं जो थोड़ा करंट से लिंक्ड रहती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। और उसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर का पूछेंगे तो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर है, क्लास 12 की फाइन आर्ट्स की बुक है जो, वो वाली आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर और जो एंशिएंट मिडाइवल है उनको लिंक करके पढ़ना है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एंशिएंट मिडाइवल आप उसको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज कुछ चीज़ें आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की जो NCERTs हैं उसमें भी मिल जाएंगी आर्ट एंड कल्चर की। और बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे जो आपको आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया में मिल जाएंगे या फाइन आर्ट्स में मिल जाएंगे, तो इनको इंटीग्रेट करके पढ़ना है बेसिकली। आर्ट एंड कल्चर को और जो एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री है इसको आपको इंटीग्रेट करके पढ़ना है, तो इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है। जॉब के साथ प्रिपरेशन करने के लिए, तो जॉब से ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने का यही है कि आप न्यूज़पेपर पे फोकस करें सबसे ज़्यादा। वीकेंड पे या जब भी आपको टाइम मिलता है आप NCERTs करें, आपके पास जो भी स्टैटिक के स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, बट जो आपको वीकेंड पे टाइम मिलता है। बट हाँ, आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा टफ है बट डूएबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है, मतलब आप कर सकते हो उसको, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। मंथली मैगज़ीन्स के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उससे आप न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आज के टाइम पे जिस तरह का पेपर आ रहा है तो आपको न्यूज़पेपर हर हालत में पढ़ना है। आप यूँ नहीं कर सकते कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़े, आप मंथली मैगज़ीन पढ़ लें या न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ लें। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, उसके बाद आप मंथली मैगज़ीन पढ़ो, उसके एनालिसिस पढ़ो, वो आपके ऊपर है, बट न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। ये आपको हमेशा याद रखना कि इस बार प्रीलिम्स जो भी आएगा या जो भी पिछली बार प्रीलिम्स आया है उसको आप बिना न्यूज़पेपर पढ़े टैकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट मेकिंग इट बल्की। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू एंड हाउ मच टू रीड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको ये नहीं पता होता कि इसमें पढ़ना क्या। आप न्यूज़पेपर में इररिलेवेंट न्यूज़ को भी पढ़ लेते हैं, कई बार इररिलेवेंट न्यूज़ होती है उसके भी नोट्स बना लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। नोट्स तो सिर्फ आपको उसी नोट्स पे फोकस करना है जो आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स या ये चीज़ जो है न्यूज़पेपर के अंदर आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको पता कैसे चलेगा, उसके दो तरीके। पहली चीज़ आपको UPSC का सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको पुराने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और UPSC की नोटिफिकेशन जो आती है उसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब आपको एक बार सिलेबस क्लियर हो जाएगा और दूसरा PYQs आपको थोड़े से दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये समझना कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरह का तो ना तो न्यूज़पेपर उसमें सिलेबस में मेंशन्ड है, ना ही PYQs या पुराने क्वेश्चन पेपर्स में कभी इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, किसी शेड्यूल से रिलेटेड है, कोई अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी नया एक्ट आया है, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में कुछ बताया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी नई स्पीसीज़ मिलती है, कोई भी नई स्पीसीज़ या कोई भी नई एक्सकेवेशन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से जब आप पढ़ने लगेंगे आपको समझ आने लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ फंस सकता है, या इस न्यूज़पेपर के अंदर ये वाली चीज़ है ये कौन से पार्ट में आ सकता है, कौन से किस तरह से UPSC पूछ सकता है, वो अपने आप आ जाएगा। बट वो विद टाइम आएगा। आप यूँ नहीं कह सकते कि आपने पहले दिन न्यूज़पेपर उठाया और पहले दिन आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। आप जब पढ़ने लगोगे तो अराउंड आप जो 1-1.5 महीना न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, 1-1.5 महीना हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ऐसे राइटिंग के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो ऐसे राइटिंग से पहले आपको ये समझ के चलना है कि एक बार आपके GS के जब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, जब आपको GS के सारे आप बुक्स पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको ऐसे लिखने आ जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे की कोई अलग से तैयारी होती है। जब आप GS1, GS2, GS3, GS4 ये 4 GS कंप्लीट कर लेते हो तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि ये ऐसे कैसे लिखना है। तो ऐसे की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, वो GS के अंदर इंक्लूडेड होती है।
मंथली मैगजीन आप कोई भी पढ़ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मंथली मैगजीन कौन सी पढ़नी है, तो मंथली मैगजीन तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हो गए या अलग अलग बहुत सारे कोचिंग वाले हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, जो लोग अपनी अपनी मैगजीन्स निकालते हैं। आप उसमें कोई भी मैगजीन उठा लो, आपको देखो कि आपको कौन सी मैगजीन ज़्यादा सही लग रही है, कंसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा इजीली समझ आ रहा है आपको। जो भी आपको मैगजीन अच्छी लगती है आप उस मैगजीन को पकड़ लो और उसको पढ़ते रहो। एक मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन पकड़ लो और उसको पढ़ते रहो। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जितने लिमिटेड सोर्सेज होंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी सिलेक्शन में। तो जितने लिमिटेड सोर्सेज कर सके उतना बढ़िया है। टाइम टेबल मैनेज करने के लिए सजेस्ट की टाइम टेबल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं मैं खुद ये मानता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर जो एक ही गोल्डन रूल है वो है टाइम मैनेजमेंट का। जितना आप अपना टाइम बचा लोगे उतना टाइम आप पढ़ाई को दे पाओगे। तो पूरा का पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है। तो जिनको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिनको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह उठो। आप सुबह उठने के बाद जो भी काम जितने बजे करते हो आप उसके अंदर ना एक नोटिंग बना लो। एक दिन तक आप ये करो कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें लिख लो एक डायरी के अंदर, और फिर रात को बैठ के आप एनालाइज करो कि आपने कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम दिया है, जहाँ नहीं देना था, और कहाँ टाइम कट सकता है, कहाँ से आप कट शॉर्ट कर सकते हो कि यहाँ से टाइम निकाल के आप पढ़ाई को दे सकते हो। जब आप ऐसे नोटिंग बनाओगे तो आपको खुद को समझ आएगा कि आप वेस्ट कहाँ कर रहे हो टाइम। एक बार जब आपको पता चल जाएगा टाइम वेस्टेज कहाँ हो रही है, फिर आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। तो पहली बात है कि आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो। तो वो तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप एक टाइम टेबल बना लोगे सुबह से लेकर शाम तक का, और उसके बाद उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये चीज़ में है, मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको फिर काट के आप आगे चल सकते हो। उससे मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। तो ये काम आप जरूर करें। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम स्कूल क्लास 11। अरे नहीं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास 11 से स्कूल टाइम से प्रिपेयर करो। आप प्रिपेयर करो अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से। जब आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फाइनल फोर्थ ईयर के अंदर, आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर आप तैयारी स्टार्ट करो। उससे पहले तैयारी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में स्कूल लाइफ इन्जॉय करो, अपने कॉलेज पे फोकस करो कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर अच्छा कॉलेज मिलने के बाद भी इन्जॉय करो। फिर जब थर्ड ईयर में आ जाओगे तब जाके सोचो कि हाँ अब कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं करना कि आप 8, 9, 10 या 7th 8th के अंदर लगे हुए हो पढ़ने के लिए, लक्ष्मीकांत वगैरह। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी चिल करना चाहिए। अगर आप स्कूल में हो तो आप बिल्कुल इन चीज़ों पर मत ध्यान दो। क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ते हो और आपको उसका क्विक रिवीजन करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी आपने बुक पढ़ी है उसके नोट्स बना लो, और जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ कर लो। बिकॉज रिवाइजिंग नोट्स इज़ रिलेटिवली ईजी एज़ कम्पेयर टू रिवाइजिंग फ्रॉम अ बुक। तो आप जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उस बुक के आप नोट्स बना लो। उस नोट्स को बनाने के बाद उस नोट्स से पढ़ लो। यही क्विकेस्ट वे तो यही होता है रिवीजन का, कि जो भी आप पढ़ो उसके नोट्स बना लो। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे हाथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल बॉक्सर्स फ्रैक्चर। तो ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बट इट्स हीलिंग एंड इट विल बी लाइक फाइन इन अराउंड 1 month और 1.5 month। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। फाइनल ईयर में अटेंड दे सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आईआईटी से हो तो आपका बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप आईआईटी से हो तो मतलब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। मैं खुद आईआईटी से था, बट मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैं आईआईटी से था इसीलिए मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिंसियरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। अब अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, किसी भी ट्रेड से पढ़े हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कॉलेज हो, वो मैटर नहीं करती। सिर्फ मैटर करती है कि आप कितने सिंसियर हो, कितने कंसिस्टेंट हो। अब इसके बाद आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या आपने कॉमर्स ले रखी है, आपने आर्ट्स ले रखी है, आप आईआईटी से हो, आप कहीं से भी हो, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी से हैं जो नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे कॉलेज से नहीं थे बट वो भी टॉप रैंक्स लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके अंदर कि आईआईटी का कुछ फ़ायदा मिलता है। ये तो एक मिसकंसेप्शन है।
नहीं, मास्टर्स के बाद इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। मतलब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी ऐसा नहीं है कि इट्स नेवर टू लेट कि भाई मैं अब तो बहुत लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप जो मैक्सिमम एज है वहाँ तक आप अटैम्प्ट दे ही सकते हो। तो मैक्सिमम एज रखी इसलिए जाती है कि उस एज तक डिज़ायरेबल होता है किसी को भी इनटेक, मतलब सिविल सर्विसेज में। तो अगर आपकी जैसे 32 इस एज लिमिट है, तो अगर आप 32 ईयर्स तक के हो मतलब तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत लेट हो गए हो, मास्टर्स कर ली तो लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप एक बार आ जाओगे सर्विसेज में तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इतना ज़्यादा मतलब जो एज एडवांटेज है वो मतलब पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा लोग सोचते थे, लेकिन आजकल के जितने सिलेक्शंस हो रहे हैं वो ज़्यादातर इस एज वाली चीज़ों में नहीं पड़ते। तो आपको पता लगे ऐसा कुछ नहीं है कि लेट हो गए या नहीं। आप किसी भी एज में आओ, अगर आपका एम है कि सर्व करना है तो आप किसी भी एज में आओ, बहुत अच्छे से सर्व करोगे। तो एज से इतना टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, किसी ने पूछा है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, हाँ ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्रैकेबल है, मतलब डूएबल है, बिकॉज़ मेरा भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट था जब मैंने क्रैक किया था। और मैंने भी कुछ 8 महीने की तैयारी की थी। तो उसके अंदर जो चीज़ मुझे हेल्प करी थी वो आपको भी हेल्प करेगी। और वो एक यही चीज़ थी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बस ये मेरा सबसे मेन फंडा ये था कि मेरे को ज़्यादा सोर्सेज रखने नहीं थे। मैंने कुछ एक दो बुक पढ़ी, एक दो चीज़ें नोट्स, एक दो असाइनमेंट या एक दो बुक्स ली हर एक सब्जेक्ट की, और उसी को बार बार रिवाइज़ किया, उसी के नोट्स बनाए और मॉक्स बहुत ज़्यादा दिए। और क्या बोलते हैं ना, एक फेज्ड वे में मैंने तैयारी की, बिकॉज मेरे पास 8 मंथ थे। तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी पहले नहीं कर पाया था। तो मैंने प्री से पहले सिर्फ प्री पे फोकस किया, फिर प्री और मेंस के बीच में मैंने मेंस की तैयारी की, उसी के बीच में मैंने ऑप्शनल कवर किया, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया, एथिक्स कवर किया। फिर उसके बाद मैंने मेंस दिया, और उसके बाद जब इंटरव्यू आया तो मैंने फिर पूरी इंटरव्यू पे तैयारी करी। तो मतलब हालांकि मतलब ठीक है कि मैं बस यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम के अंदर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसा था। बस हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। लोग बहुत इर्रेलेवेंट सोर्सेज से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जहाँ से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, और जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं तो आपको सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत वेरी मच डूएबल है। 1 साल का टाइम इनफ होता है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सही डायरेक्शन में चलने के लिए एक चीज़ है कि आप यूट्यूब पे किसी टॉपर टॉक को देखें और किसी टॉपर को फॉलो करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने कोचिंग ले रखी है, तो कोचिंग आपको ऑलरेडी बताई देती है कि सही डायरेक्शन क्या है। तीसरी है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं कि आप किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जा सकते हो, जहाँ पे मेंटर्स होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस एग्ज़ाम के अंदर। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना बहुत मतलब आसान है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये है इसके अंदर कह रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, मोटिवेशन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो मैं तो बस आपको यही कहूँगा कि जो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट फील नहीं कर रहे हैं, उसका तो एक ही तरीका होता है आपको उसको टैकल करने का। उसको टैकल करने का बस एक ये तरीका है कि हर एक एस्पिरेंट के फेज़ में और हर एक जो भी बंदा प्रिपेयर करता है सिविल सर्विसेज के लिए, लाइक मैंने जब प्रिपेयर किया तो हर 2-3 महीने में या हर 15-20 दिन में एक वो फेज़ आता था जिसमें आपको लगता है कि यार सब कुछ गलत चल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि कुछ आपको थोड़ा सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि मैं उतना शायद नहीं कर रहा हूँ तैयारी। या एक आपको कभी लगेगा कि मेरे को पॉलिटी बहुत अच्छे से आता है, और 10 दिन बाद आप भूलने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे को तो पॉलिटी याद ही नहीं आ रही, तो ऐसा कैसे होगा एग्ज़ाम में। तो ये सब हाइज़ एंड लोज सब एस्पिरेंट की फेज़ में सब उस सबकी लाइफ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ से आप डिमोटिवेटेड फील करें, आपको लगे कि नहीं यार मेरा होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कि अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उसके अंदर बस सबसे अच्छा यही तरीका रहता है कि आप जो भी आप लोगों को आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फैमिली वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, आप उनसे ही सराउंड करें खुद को और उनसे बातें करें। तो मैं यही करता था कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था।
Am I audible now? Am I audible? Yeah. Hello. Yes. I think I'm audible now, right? Yeah. तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें या इनकन्सिस्टेंट फील करें, आपको लगे कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप यही करें कि आप अपने क्लोज वन, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स और इन सबसे आप बात करें। तो जब आप इन सबसे बात करेंगे तो अपने आप आपको मोटिवेशन आने लग जाएगी। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब इन चीज़ों को मतलब जितना आप इस एग्ज़ाम को लाइट लेंगे अपने ऊपर और जितना आप पे सेल्फ बिलीफ रहेगा तो आपको ये मतलब नॉर्मल चीज़ें लगेंगी। तो आपको इसको ज़्यादा दिल से नहीं लेना, आपको ये नहीं सोचना कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा। इवन जो टॉप रैंक या जो भी सिलेक्ट होता है, जो इवन मेरे बैचमेट्स थे, सबकी लाइफ में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इस तरह का आता है प्रिपरेशन टाइम पे कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। मतलब एक जो मैं आपको गोल्डन रूल बोलूँगा वो यही था कि जितने लोग सिलेक्ट हुए उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि उसमें किसी ने कभी क्विट नहीं किया। तो मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम लोग वही हार जाते हैं जो क्विट कर जाते हैं, बिकॉज दे आर सो नियर टू सक्सेस। मतलब ऐसा कि वो थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट जब वो जैसे ही उनको सक्सेस मिलने वाली होती है वो तभी क्विट कर जाते हैं। तो आपको क्विट नहीं करना है, जो क्विट नहीं करेगा वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर देगा। ये मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक कि फॉर श्योर, मतलब कि ऐसा पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप डिमोटिवेटेड फील ना हो, और कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ में प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मुझे क्या बोलते हैं मेरे आस्क मी एनीथिंग, या मैं रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन लेता रहता हूँ या रेगुलर सेमिनार्स भी होते हैं मेरे, तो आप वो क्वेश्चन उसमें डाल सकते हो। और जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। बट मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि मोटिवेटेड फील करिए, अभी भी इनफ टाइम है, आप आराम से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो एक फेज्ड वे में एक स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक पेज पे लिखिए कि पेन एंड पेपर लीजिए और उस पेपर के ऊपर आप लिखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और आप बस उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आप लिख सके। तो आप एक बार स्ट्रेटेजी लिख लीजिए कि मेरे को इस तरह से प्री को अप्रोच करना है, तो उससे आपका मतलब दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो अभी सबको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अब प्री इतना पास आ गया है, 3-3.5 महीने हैं, तो अभी जो मेंस के लिए आप ऑप्शनल वगैरह या ये मैं कहूँगा जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको अभी स्टॉप कर दीजिए, उसको थोड़ा होल्ड पे लगा दीजिए और अभी सिर्फ प्री पे फोकस कीजिए। जब प्री निकल जाएगा उसके बाद आप मेंस की तरफ जाइए, मेंस पे फोकस करें, लेकिन अभी आप सिर्फ प्री पे फोकस रहें। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड एंड नाउ आई हैव टू लीव। तो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, या आप मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर या आस्क मी एनीथिंग सेशंस के अंदर आप वो पूछ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू कम लाइव अगेन इन 15 और 20 डेज़, ताकि जो आपके क्वेश्चन है उनका मैं आंसर कर सकूँ। तब तक आप अपने क्वेश्चंस को कहीं पे लिख लीजिए, ताकि मैं आप एक साथ क्वेश्चन पूछ सकें। और मैं ये रेगुलर लाइव सेशंस करता रहूँगा, ताकि जब तक प्रीलिम्स आए तब तक आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।